क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले इस क्वांटीकरण में हमें इस क्वांटा का अर्थ समझना है। क्वांटा, क्वांटा क्या है, किसे कहते हैं क्वांटा? देखो, अगर मैं इस गुण को परिभाषित करना चाहें, इसकी डेफिनेशन बोले हैं या लिखे हैं तो बहुत सरल है। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसको अच्छे से समझ लेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है क्वांटीकरण का या क्वांटीकरण के गुण का। इसका मतलब है प्रकृति में सभी मुक्त आवेश, प्रकृति में सभी मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। ये है इसकी परिभाषा। अगर हम क्वांटीकरण के गुण को लिखना चाहें तो इसका अर्थ है प्रकृति में सभी मुक्त आवेश, मतलब जितने भी आवेश संभव हैं वो सभी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो देखो, मान लो हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु एक और ये है वस्तु दो। मान लो इस वस्तु के पास ये धनावेश है, कितने हैं? 8। प्लस का आवेश इसके पास कितना है? 8। तो माइनस का आवेश भी कितना होगा? -8e, क्योंकि दोनों आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। परमाणु या वस्तु उदासीन होती है। ये दूसरी वस्तु है और इस वस्तु के पास प्लस के आवेश हैं इसके पास 12 और माइनस के आवेश भी 12 ही होंगे। अब अगर हम इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इस वस्तु में रख दें, इस वस्तु के पास स्थानांतरित कर दें, ट्रांसफर कर दें, या फिर इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में ट्रांसफर कर दें, तब क्या होगा? मान लो हमने इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इस वस्तु में डाल दिया। ये वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो इस वस्तु में से निकलकर आया है, यहां से यहां। जब हम ऐसा करेंगे तो इस वस्तु का कुल आवेश कितना हो जाएगा? अभी कुल आवेश कितना था? 0। लेकिन अब कुल आवेश कितना होगा? अब कुल आवेश होगा -13e प्लस 12e बराबर -1e या -e केवल। अब इस वस्तु के पास, इसके पास कुल आवेश, पहले कुल कितना था? 0, लेकिन अभी कुल आवेश कितना होगा? +8e -7e बराबर +1e या +e। तो पहली वस्तु के पास +e आवेश, दूसरी के पास -e आवेश। ये चीज आप जानते हैं पहले से। आवेशित करने से पहले, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने से पहले इस दोनों वस्तुओं के आवेश कितने कितने थे? 0 और 0। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया तो दोनों के पास आवेश कितना आ गया? +-e। इसका मतलब है कि 0 के बाद किसी वस्तु पर जो आवेश आ सकता है, 0 के बाद जो आवेश आ सकता है, ये संभावित आवेश है जो किसी वस्तु में हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी आवेश संभव नहीं है। पहला है 0, उसके बाद जो आवेश आएगा किसी वस्तु में वो कितना आएगा? +-e, या तो +e आएगा या -e आएगा। जब हम एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, कम से कम हमको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अभी इस चीज को मैं एक उदाहरण से समझा दूंगा, अभी आप इसे समझिए। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से दोनों वस्तुओं के पास कितना आवेश आया? +-e। अब अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इस वस्तु के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसका कुल आवेश कितना होगा? +8e -6e बराबर +2e।
और इसका कुल आवेश कितना होगा, इसका कुल आवेश होगा -14E -14 प्लस 12E प्लस 2। तो पहले 0 और उसके बाद -1, उसके बाद -2E। इसी प्रकार इसके पास पहले 0, उसके बाद +1E प्लस 2E। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के पास पहला जो आवेश संभव है वो 0, 0 के बाद +-E और उसके बाद +-2E। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया, किसी वस्तु में जो पहला आवेश संभव है वो 0, उसके बाद +-E, उसके बाद +-2E। ये माइनस है, ये प्लस। अब अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, तब क्या होगा? तब इसके पास आवेश आएगा -3E और इसके पास आएगा +3E। इसका मतलब है अगला जो आवेश संभव है किसी वस्तु में वो कितना आवेश संभव है, +-3E। तो जो आवेश बढ़ रहा है किसी वस्तु के अंदर, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, कैसे बढ़ रहा है? 0 के बाद E, उसके बाद 2E, उसके बाद 3E, अगला क्या आएगा समझ में आया? 4E, उसके बाद 5E, 4E 5E। अगर इसी प्रकार हम चलते जाएं तो अंत में जो आवेश आएगा वो क्या आएगा? NE। यहाँ n क्या है? 1 0 1 2 3 4 5। n क्या है? एक पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, या यहां से अगर हम एक सूत्र बनाएं कि किसी वस्तु में कितना आवेश संभव है, तो हम बोलेंगे Q बराबर +-NE। किसी वस्तु का कितना आवेश होगा या जो भी आवेश होगा वस्तु के अंदर, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यहाँ n क्या है? n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। क्या है ये? पूर्णांक है, इंटीजर। यहाँ अब इसे पढ़ो और देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रकृति में सभी मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। समझ में आया? क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका हमारे पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके ही हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे हम? 0, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब 2.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। ये 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना संभव नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं, लेकिन ये आधा इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो पूरा होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आया? किसी वस्तु के पास जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में बढ़ेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या कहेंगे? क्योंकि इसी के गुणा में तो हो रहा है। 1E, फिर इसका डबल हो गया, उसका 3 गुना हो गया, उसके बाद इसका 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, और यहाँ n गुना, n टाइम्स। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये सबसे छोटा आवेश है, या न्यूनतम मिनिमम किसी वस्तु के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। 0 और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में कुछ भी संभव नहीं है। समझ में आया? सबसे छोटा 0, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या हम ये लिखेंगे इसको केवल +-E भी बोल सकते हैं। बोलते तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन का चार्ज भी आ रहा है, क्योंकि दोनों का बराबर ही होता है, बस दोनों की प्रकृति अलग है, नेचर अलग है दोनों का, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। एक किसी वस्तु पर जो सबसे छोटा चार्ज आ सकता है वो क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। इसे हम क्या बोलेंगे? इस 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मूल आवेश। इसे हम क्या बोलेंगे? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या बोलेंगे इसे? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश, या इसे और क्या बोलेंगे हम? इस मूल आवेश को या 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम एक और शब्द से भी बुला सकते हैं। इसका एक और नाम भी है। क्या है? क्वांटा। किसका क्वांटा? आवेश का क्वांटा। समझ में आया? तो जितने भी आवेश प्रकृति में संभव हैं, जिन्हें हम मुक्त आवेश कह रहे हैं, जितने भी आवेश, या किसी वस्तु का आवेश भी हो सकता है, किसी निकाय का आवेश हो सकता है, जितने भी आवेश संभव है वे सभी इलेक्ट्रॉन के आवेश के, या हम बोलेंगे
मूल इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रकृति में सभी मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इसे क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। समझ में आया? अब इस अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको कुछ लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है या ये जो संबंध है, इसे हम एक उदाहरण से लेकर आते हैं। उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझो। अब इस पर ध्यान मत दो, जो मैं नीचे बता रहा हूं उसे समझो, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया। अब ये क्या कहना, हमारे यहाँ जो धन है, धन मतलब मनी, जो भारतीय मुद्रा है, इंडियन करेंसी है, उस करेंसी में सबसे छोटा जो मान, कई मान संभव है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख, 20 लाख, बहुत सारे मान संभव है। लेकिन उन सभी में एक सबसे छोटा मान है, और वो सबसे छोटा मान क्या है? 1 पैसा। 1 पैसा, 1 पैसा ऐसा मान है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। इससे छोटा कोई मान संभव नहीं है। ये प्रकृति में या इंडिया में जो संभव है, सबसे छोटा मान, सबसे छोटा या सबसे छोटा बोले न्यूनतम, मिनिमम जो वैल्यू है धन की, वो कितना है? 1 पैसा। तो जिस प्रकार हमने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश बोला, क्वांटा बोला, उसी प्रकार हम इस 1 पैसे को भी क्या बोल सकते हैं? मूल धन। अब वो मूल धन नहीं है जो मैथ में पढ़ते हैं। 1 पैसा क्या है? मूल धन, या इसको हम बोलेंगे मूल इकाई, या इसको हम बोलेंगे इसका क्वांटा। किसका क्वांटा? धन का क्वांटा। धन का क्वांटा है। अब कोई भी धन हो, कोई भी वैल्यू हो, जैसे 10 रुपये। अब इस 10 रुपये का निर्माण किससे हुआ है? पैसों से। कितने पैसों से हुआ है? तो हम ये बता सकते हैं ना कितने पैसों से हुआ है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 10 रुपये में कितने होंगे? 1000 पैसे। तो 10 रुपये कितने क्वांटा से मिलकर बने हैं? 1000। ये हम धन का क्वांटीकरण कर रहे हैं, धन का क्वांटीकरण कर रहे हैं। 10 रुपये किससे मिलकर बने हैं? 1000 पैसों से। इसी प्रकार 20 रुपये, इसका भी हम क्वांटीकरण कर सकते हैं। कितने क्वांटाओं से मिलकर बना है ये? 2000 पैसे। सभी वैल्यू में, सभी जो मान हम लिख रहे हैं उनमें क्वांटा की जो संख्या है वो कैसी है? अलग अलग। इसमें 1000 क्वांटा है, इसमें 2000 क्वांटा है। लेकिन ऐसा कोई धन संभव है जिसमें 1.5 पैसे, 1.5 पैसा हो? ऐसा कोई धन संभव नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि 1 पैसा हो सकता है, लेकिन ये जो आधा पैसा है 1.5 में ये जो 0.5 है ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आधा पैसा है और आधा पैसा होता ही नहीं। 1 पैसे से छोटा कोई धन नहीं है। ये है मूल इकाई। तो जितने भी धन होंगे वो किस रूप में होंगे? पैसे के पूर्ण गुणज के रूप में। कैसे होंगे? पैसे के पूर्ण गुणज के रूप में। समझ में आया आपके? पैसे के पूर्ण गुणज के रूप में। पैसा क्या है? क्वांटा। क्वांटा के पूर्ण गुणज के रूप में। आगे चलते हैं। अब हमें अगर कोई रुपया दिया जाए, कोई वैल्यू दी जाए x रुपये, क्योंकि इसने हमें रुपए की वैल्यू नहीं बताई, तो हम क्या बोलेंगे? ये x रुपये, क्योंकि सभी रुपए पैसों से मिलकर बने हैं, तो ये x रुपये भी किससे मिलकर बने होंगे? पैसों से। लेकिन हमें इस x की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? x रुपये कितने पैसों से मिलकर बने हैं? तो हम बोलेंगे n पैसों से मिलकर बने हैं। x रुपये किससे मिलकर बने हैं? n पैसों से। ठीक इसी प्रकार अब अगर हम आवेश की बात करें, तो आवेश में भी कौन से आवेश संभव है? जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। ऐसा कोई भी आवेश संभव नहीं है जो या तो इलेक्ट्रॉन से छोटा हो या इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में नहीं हो। जैसे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर इससे छोटा कोई आवेश लिखना चाहें तो जैसे मैंने लिखा 1.6 × 10⁻20 कूलम। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से छोटी है, ये कम है, तो ये आवेश संभव नहीं है। या फिर मैंने लिखा 1.4 × 10⁻⁹ कूलम।
ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन से छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है। और कौन सी वैल्यू संभव नहीं है? जैसे मैंने लिखा 3.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये वैल्यू भी संभव नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आवेश संभव है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉनों का, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉनों का। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू -19 कूलम, 10⁻⁹ कूलम। 2 इलेक्ट्रॉनों का कितना होगा? 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद नेक्स्ट 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हमारे पास जो आवेश है वो कितना? 3.4 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई आवेश संभव ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 3, मतलब 3.2 के बाद 3.2 के बाद अगला क्या आएगा? 4.8। पावर सेम है लेकिन आगे की वैल्यू संभव नहीं है। समझ में आया? तो प्रकृति में वही आवेश संभव है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण ऊर्जा के रूप में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने लिखा कि अगर हमें कोई x रुपए दिए जाए तो क्योंकि वो पैसों से मिलकर बने हैं, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? n पैसे। ठीक इसी प्रकार अगर हमें कोई आवेश दिया जाए q और हमसे कोई पूछे कि कितने पैसों से मिलकर बना है, तो अगर हमें q की वैल्यू नहीं बताएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है? n इलेक्ट्रॉनों से। जिस प्रकार यहाँ x रुपए n पैसों से मिलकर बने हैं, उसी प्रकार यहाँ q चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है? n इलेक्ट्रॉनों से। लेकिन यहाँ पैसे हमेशा धनात्मक होते हैं और ये चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। समझ में आया? तो जो रिलेशन हमने यहाँ इस गुण से लेकर आए वही रिलेशन इस एग्जाम्पल से आया। समझ में आया? Q बराबर n, Q इक्वल टू प्लस माइनस n। प्लस माइनस का मतलब समझ में आया? चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है किसी वस्तु पर और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? अब आगे अब हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके बेस पर कुछ Q इक्वल टू है। जो चार्ज पॉसिबल है, जो आवेश संभव है, वो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? मूल आवेश। क्वांटीकरण का गुण क्या है? प्रकृति में सभी मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण रूप के रूप में होते हैं। अच्छी समझ में आया होगा आपके? अब आगे चलते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे, हमारे पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक कूलम, ये क्या है? Q की वैल्यू। E की वैल्यू हमको पता है पहले से, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नहीं पता है तो ये लिखा हुआ है। N की संख्या पूछी जा रही है तो हम क्या लिखेंगे? ये हमें याद भी रखना है। Q इक्वल टू N, तो हम क्या लिखेंगे? दिया है Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो N इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन E। कैसे आए? क्योंकि Q इक्वल टू क्या है? NE। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या है? Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ तो प्लस हो जाएगा अपॉन 1.6। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1.6। अब इससे जब 10 को डिवाइड करेंगे n की वैल्यू क्या आएगी? 6.25 इंटू 10⁻18। और यहाँ कोई यूनिट नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि एक संख्या है और संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। समझ में आया? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझ में आया? इसके बाद इस तरह के हमारे पास इस तरह के कई क्वेश्चनों को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी सिक्के में, इस तरह के क्वेश्चन है आपके बुक में, किसी सिक्के में से कितने इलेक्ट्रॉन
किसी सिक्के को, चलो कोई बात नहीं, मतलब निकाल भी सकते हैं, उसको दे भी सकते हैं। किसी सिक्के को कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, इलेक्ट्रॉन देने पर यह -5 माइक्रोकूलाम से, यह -5 माइक्रोकूलाम से ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। हाँ, हमको जो वैल्यू दी गई है वो है क्यू की वैल्यू, कितना है -5 माइक्रोकूलाम। इसे हम कूलाम में चेंज करेंगे, ये क्या आएगा -5 × 10⁻⁶ कूलाम। मैंने आपको बताया था जब यूनिट पढ़ रहे थे कि माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁶। माइक्रो को हटा दो, 10⁻⁶ लगा दो। ये क्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ऊपर भी लिखी हुई है, वैसे यहाँ भी कम वैल्यू आपको आती भी है। क्यू और ई की वैल्यू, अब एम की वैल्यू, एन इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला, एन इक्वल टू क्यू/ई। क्यू की वैल्यू -5 × 10⁻⁶/1.6 × 10⁻⁹। इसे सॉल्व कर लो। सॉरी, यहाँ ई की वैल्यू भी माइनस में ही लेनी है इनको, या माइनस में ही है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। कितना आ गया 5 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा प्लस का, और ये -6, तो कितना आएगा 30 अपॉन 1.6। ये पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 3 पॉइंट, बस इतना ही बहुत है। यूनिट लगानी यह है किसी सिक्के को कितने इलेक्ट्रॉन देने पर ये -5 माइक्रोकूलाम से ऋण आवेशित हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन जो बुक में होंगे उन्हें कर सकते हो। अब इस ऐसे क्वेश्चन में और क्या हो सकता है? अगर आपको चार्ज नहीं दिया गया होगा, क्यू की वैल्यू नहीं दी गई होगी, तो एन की वैल्यू दी गई होगी। जैसे कि किसी वस्तु में 2 लाख इलेक्ट्रॉन डालने पर उसमें कितना आवेश आएगा। अब ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डालने पर हमेशा ऋणावेश आता है, इलेक्ट्रॉन देने पर ऋणावेश आता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने पर, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तब उसमें धनावेश आता है। समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन और बताया था हम। किसी छड़ को 6 × 10⁻, या 4 कर लेते हैं, 4 × 10⁸, इससे थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 20, 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन देने पर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, जी सबको 4 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन देने पर उसमें कितना ऋणावेश आएगा, मतलब कितना नेगेटिव चार्ज आएगा जब हम किसी क्षण में से क्षण को इतने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू पता है 4 × 10⁻20, ई की वैल्यू पता है -1.6 × 10⁻, सॉरी कितना आवेश, क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे, हमें पता है क्वेश्चन में जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा। कितना आवेश आएगा भी लिखा है, लिख नहीं रहा होगा। n = 4 × 10⁻20, E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम। n की वैल्यू, E की वैल्यू, अब Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ne इक्वल टू n की वैल्यू 4 × 10⁻20 × -1.6 × 10⁻19। Q की वैल्यू क्या है, ये माइनस यहाँ आ गया, 6.4 × 10⁻1 होगी, ये कितना आ जाएगा टोटल 64 कूलम। 6.4 × 10⁻1 आएगी, टोटल कितना आएगा माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा 64 कूलम। इस तरह के क्वेश्चन इस Q = any फॉर्मूले से, Q = any वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्लस माइनस है, ठीक है ना? आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा।
फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।